नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। योगी आदित्यनाथ सरकार में आज की तारीख में एक मंत्री हैं जो 90 के दशक में कांशीराम के मुरीद हुआ करते थे। उनके बाम सिर्फ का झंडा उठाकर चला करते थे। उनको लगता था कांशीराम समाज में जिस बदलाव के लिए खड़ा हो रहे हैं उसमें मेरी भूमिका होनी चाहिए। धीरे धीरे वो उत्तर प्रदेश खासकर गोरखपुर के आसपास के इलाकों में अपनी जगह लोगों के बीच में बनाते चले गए समाज सेवा के जरिए। उस दौर में निषादों के एक नेता हुआ करते थे, जमुना निषाद। कई पार्टियों से होते हुए वो बीएसपी में आए और बीएसपी के टिकट पर वो जीते, विधायक बने, मायावती की सरकार बनी, वे मुख्यमंत्री बनी। लेकिन उसी दौरान जमुना निषाद की गिरफ्तारी हो गई। वो नेता जो आज की तारीख में मंत्री हैं, तब जमुना निषाद के भी वो सिपहसालार हुआ करते थे, मिलने के लिए गए और ये मुलाकात जिंदगी में एक बदलाव लेकर के आई, एक नया मोड़ साबित हुई। उनका नाम है संजय निषाद और संजय जी आज मेरे सामने हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ जमुना निषाद और आपकी मुलाकात में? मेरे विचार बदल गए। जिस तरीके से व्यक्ति किसी विचारधारा में जीता हो और सही जानकारी मिल जाए तो विचारधारा बदल जाती थी। उससे पहले मैं इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक हुआ करता था। चिकित्सा के दौरान समाज सेवा भी होती थी और इलेक्ट्रोपैथी की राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे मान्यता के लिए। सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई कानून बनाना सरकार मतलब लोकतंत्र में पार्लियामेंट का काम है, आप सरकार के पास जाओ। और सरकार चलाने वाली पार्टियां होती हैं, पार्टी को खड़ा बड़ा करने वाले नेता होते हैं। चुनाव जीतने वाले लोगों को बीच में गए तो उसमें पूर्वांचल के ढेर सारे सांसद विधायक थे, लेकिन रिलेटिव के रूप में नज़दीकी जमुना निषाद थे। और उस समय हम लोग उनके पास आते थे विधानसभा में। लेकिन एक घटना हुई, एक लड़की की इज्जत बचाने में उनको जेल जाना पड़ा और गलत हुआ और समाज उनके साथ हुआ और विद्रोह किया, बसपा के खिलाफ खड़ा हुआ। तो डिस्पेंसरी बंद करके रात में डेली लगभग जाते थे और समाज के तमाम लोग जाते थे, तो बातें होती थी लंबी। तो उस समय हम शक्ति मुक्ति महासंघ एक संगठन था, आरपी पांडे उसके अध्यक्ष थे, हम उसके महासचिव हुआ करते थे। तो जय ज्योति जय भीम का नारा होता था। तो ज्योतिबा फूले के नाम पर पिछड़ों को जोड़ना था, और जिसमें केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार धीवर, एक बार माथम तुरैया, वह सब उपेक्षित जातियाँ थीं। और ऐसे उनके साथ और जातियाँ, तेली बड़े लोहार, कहार पाल, ये जो पिछड़ी जातियाँ थीं। और भीम के नाम पर दलित में नीचे रहने वाले लोग जो अनटचबिलिटी थे, तो दोनों का था कि भीम की सरकार आ गई है। जब उनका जेल जाना पड़ा तो बसपा के जय भीम से बहुत नाराज हो गया कि जय भीम का नारा लगाने वाले ने हमारे नेता को जेल भेज दिया। तो विद्रोह खड़ा होता था गांव में। तो मैं रात गया तो मैंने उनसे कहा कि सब हो रहा कि क्या किया जाए मार्गदर्शन। उनसे कहा कि देखो मैं तो जेल में हूँ, मैं सपा में लड़ा, भाजपा से भी लड़ा, सपा से भी लड़ा, लेकिन भाजपा बसपा से जीता और बसपा की सरकार पूर्वांचल में वोट डलवाए, पूरा एक मुश्त वोट प्रदेश भर में चल के, और वोट मिला, बसपा की सरकार भी आ गई, मैं मंत्री बन गया। लेकिन एक निषाद की बेटी के लिए हमें जेल भी जाना पड़ रहा और गलत हमारे ऊपर मुकदमा। और अगर ऐसे रहा तो अगर तुम कुछ टोपी झंडा नारा पार्टी नहीं खड़ा किए तो अगर किसी के अधीन रहोगे तो तुम्हारा भी हश्र ही होगा। निश्चित रूप से एक पार्टी बननी चाहिए। और जब तक आज पार्टी की देन है कि जो दलित जिनके पास हमारे सामने खड़ा होने की शक्ति नहीं थी, वो टोपी झंडे नारे से देख लीजिए आज के दिन में हमें जेल भिजवाने में कामयाब हो गया और हम लोग बंद और जमानत नहीं हो रहे। तो जमुना निषाद ने आपको निश्चित रूप से उसी रात को उन्होंने निश्चित रूप से रात में उन्होंने बताया कि भाई जय ज्योति जय भीम बोल सकते हो तो तुम्हारा खुद का इतिहास है कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, कि आपका इतिहास है निषाद राज का किला। और जैसे उन्होंने बताया कि निषाद राज का किला इलाहाबाद में, तो हमें तुरंत एक हाइफा की लाइब्रेरी में पढ़ने का अवसर मिला था कि भगवान राम को का दर्शन भगवान के रूप में निषाद राज ने किया। तो उन्होंने बताया कि इलाहाबाद से गंगा किनारे जाइए 40 किलोमीटर पर निषाद राज का किला है। तुरंत मेरे परिवर्तन मस्तिष्क में आ गया। एक तो उस राजनीतिक विचारधारा, फिर तुरंत निषाद राज का। तो तुरंत मैं मैडम से आया और बेटा जो इंजीनियर है उससे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, सुबह चलना इलाहाबाद।
मैं गया, रनिंग प्रैक्टिशनर था, 70-80 रोगी डेली में देखता था। आज इतनी तनख्वाह मिलती कि शायद उस समय प्रैक्टिस का पर डे का मेरा था। तो मैं इस समय मैं जब गया निषाद राज के किले पर, तो वहाँ ज़िंदगी बदल गई। पता चला कि तो पिछली सरकारों के प्रधानमंत्री ने इसको खुदाई कराई, हेलीकॉप्टर उतरवाया, फिर भी यहाँ के खजाने पता नहीं है, खंडहर हो गया ऐसे ही जंगल में पड़ा हुआ। एक पंडित जी मिले, उन्होंने जब निषाद राज के वर्णन किया, जहाँ रात्रि रमचौरा घाट पर, तो निषाद राज का जहाँ रात्रि विश्राम किए थे भगवान राम, वहाँ जो है उन्होंने बताया कि इस तरह का इतिहास रहा। और उन्होंने कहा कि आप निषाद राज का उस युग में राम से मिलन, राम के साथ सेना जाना, गंगा पार उतरना, रावण दुख का राज देने वाले रावण को ख़त्म होना, फिर इसी रास्ते वापस आना, ये स्वर्ग भूमि है। पता चला वहाँ हजारों लाशें रोज जलाई जाती हैं। और फिर भगवान राम ने जब राज्याभिषेक हुआ लौट के 14 वर्ष बाद, तो अतिथि के रूप में निषाद राज को उन्होंने बुलाया। और जब उस गए और उनकी जो पहली कैबिनेट थी, मैं सौभाग्यशाली हूँ, उस युग में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। इस युग में निषाद राज के वंशज के बेटे को मोदी योगी ने भी गले लगाया। और कैबिनेट की पहली अभी बैठक हुई थी राम मंदिर के उद्घाटन से पहले। तो त्रेता में 2000 वर्ष बाद आप कहेंगे समय के चक्र घूम करके निश्चित रूप से आ गया और सौभाग्यशाली हैं। और अतिथि के रूप में आए, तब राम राज आया था। राम राज का मतलब सुख का राज, हर जाति हर धर्म वर्ग के लोग बिना भेदभाव के सुखी रहें। अभी आपने राम निषाद राज की मुलाकात को मोदी जी और अपनी मुलाकात से जोड़ा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जाति के खिलाफ जाओ, 4 जातियां हैं, महिला है, किसान है, नौजवान है। आप जात की राजनीति करते हैं, निषादों को आपने लामबंद किया है। नरेंद्र मोदी की राजनीति की जो बुनियाद है, जो कह रहे हैं, और आपके साथ उनका जो मेल है, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में नहीं खड़ा हो रहे हैं? ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति है, भगवान राम हिंदुत्व के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने सभी को एक समान अधिकार दिया। तो निषाद एक संस्कृति है ना। हम नहीं कहते हैं कि अमर से जो हमारे एक बुक पढ़ाई जाती है श्रीकांत पाठक की, हैं, वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म, उस बुक में जो हायर एजुकेशन में पढ़ाई जाती है कि नेग्रिटो के पश्चात जिस संस्कृत का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृत के नाम से जाने जाते हैं। और ये धर्म का ज्ञान भी, गंगा का ही सब, तो ये संस्कृति है। तो जाति तो बट गए जब अंग्रेजों ने कानून बनाया कि हाईवे तो था नहीं और सड़कें थी नहीं, नदियों से आते जाते थे, तो मारा काटा और लड़ाई लड़ा अंग्रेजों को आज़ाद तो निषादों ने कराया। और जब निषाद क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिए तो ये पकड़े जाने लगे, कहीं निषादों कहीं नहीं। तो ये अलग अलग नाम बता के छुप गए बचने के लिए। तो भारत के इस देश को आज़ाद कराने वाली ये 578 जातियों में पूरे देश में बटे हुए लोग हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े में जातियों के बटे लोग हैं, इन्हें एक संस्कृति के एक छतरी के नीचे निषाद राज के किले पर ले जाकर संकल्प बनाता हूँ कि आप उस भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज घोराज महाराज के वंशज हो और जातियों उपजातियों मत बटो, एक हो जाओ फिर नेक हो जाओगे। ये मोदी जी की जो सोच है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज के दिन में बिखरे हुए लोग, ये जो उपेक्षित लोग थे और जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा था, निचले पावदान पे थे, तो निषाद राज के उस किले को पर्यटक स्थल घोषित किया, 56 फुट की मूर्ति लगाई और आज के दिन में वो करोड़ों रुपया देकर 20 करोड़ 38 लाख एक दिया निषाद राज टूरिज्म। अभी निषाद राज सांस्कृतिक भवन बनने के लिए पैसा अभी फिर अलॉट हुआ। अभी फिलहाल भगवान राम लला के उस प्रतिष्ठा उस मंदिर में बगैर निषाद राज की भी मूर्ति लग रही है। जितने अतिथि भवन है वो निषाद राज के नाम से है। तो झोपड़ी में रहने वाले प्रधानमंत्री आवास से मकान मिला, उज्ज्वला गैस मिला, इलाज का पैसा पूछा इलाज कैसे होगा, कहीं कुछ नहीं है, तुरंत तुम्हें आयुष्मान भारत कार्ड हुआ। आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देकर सब्सिडी के रूप में पिछली सरकारों ने पूरे 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया था। इस मत्स्य क्षेत्र में काम करने मत्स्य पालक, चूँकि मछुआरे ही ज़्यादा मछली क्षेत्र में काम करते हैं, 41,000 करोड़ रुपया 6 साल में दिया। इन पैसों से उस जमात का कुछ भला हुआ कि सिर्फ ये आंकड़े ही हैं? नहीं, अभी तो जो हमारी पिछली सरकारों ने जैसे कुछ, हमारे यहाँ तो भला कैसे हो। हमारे यहाँ मछुआ पद था पहले से ही, और मछुआ पद हुआ करता हर जिले में 2-4-10 ठो। पता चला कि पिछली सरकारों ने उसे बंद करके उर्दू अनुवाद
अनुवादक भर्ती कर दी। अब उर्दू भर्ती कर दिया तो न मछली उर्दू पढ़ती है, न तो निषाद उर्दू पढ़ते हैं, खाली इस बर्बाद इस समाज नहीं को तो बर्बाद करनी। तो अब मैंने ये पद हटा करके और उर्दू अनुवादक क्यों रख दिया गया? तो उसकी उपयोगिता क्या है, किस काम के अब लिए? किसी ने, अब इसको अब धीरे धीरे अब हटाएंगे, उनको प्रस्ताव ला रहे हैं। हमने 85,000 लोगों का आवेदन लिया, 15,000 लोगों को आए, मतलब सेलेक्ट हुए, उसमें 14,500 मछुआरे हैं। अभी दर्जनों 2 करोड़ की मिल लगाई, फिश मिल जो होती है, 1 करोड़ 20 लाख उन्हें अनुदान दिया। ऐसे दर्जनों हुए, 50 लाख के आर्यस हैं, दर्जनों ऐसे हैं निषाद, जिन्हें हम निषाद के साथ और लोगों को भी दिया गया, जिसमें 30 लाख अनुदान दिया। 20 लाख के आते हैं ट्रक खरीदने के लिए, इंसुलेटेड वाहन, उसमें 12 लाख का अनुदान। महिला को 60% है, पुरुष को 40%। संजय, एक बार मैं अपनी टीम को लगाऊंगा ये देखने के लिए कि आपके विभाग के जरिए जो निषाद परिवार है, अगर जमात है, ऐसा उसका नहीं जो कर भी भला पाते, हुआ, ऐसा नहीं कर पाते तो शायद उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश हमें अवार्ड मिला मत्स्य पालन के उत्पादन में। आप तो कांशीराम की राजनीति से होकर के आए, समाजवादी पार्टी से होकर के बीजेपी तक आए। आपने नरेंद्र मोदी को ही क्यों चुना? आपका विकल्प उत्तर प्रदेश में रहा है, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए आपने चुना है या फिर उसका कोई कारण भी है? देखिए, मेरी एक विचारधारा, एक सोच रही कि जो राजनीति कुछ है नहीं, पहले भगवान राम और निषाद राज की जो नीति थी, श्री राम नीति से सुख आते हैं, नीति नेता से नहीं। जो पॉलिटिकल पार्टनर है वो सुखी है, और जो पॉलिटिकल पार्ट है, मतलब राजनीति का जो शिकार है, निर्बल है, राजनीति का हिस्सेदार है सबल। मतलब पॉलिटिकल पार्टनर जो है पावर में है, और पॉलिटिकल पार्ट जो है उनके पाँव में। आज मोदी जी को इसलिए पसंद करता हूँ कि अपनी सोच से, अपनी नीति से निचले पावदान पर रहने वाला। पिछली सरकारों में यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब गांव का भूखों मर रहा था। नीति बनाई, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। हम भी उसमें सहभागी हैं कि कैबिनेट में हमें भी अवसर मिला कि उत्तर प्रदेश कितने सालों से मकान, उनका इलाज, हम तो डॉक्टर है ना, कम से कम ऐसे रोगी आते थे जिनके पास गंभीर, हमारे पास तो इलाज नहीं हुआ करता इलेक्ट्रोपैथी का, तो लिखते थे बेचारे, घर रोते हुए चले जाते थे, पैसा नहीं रहता था। तो गंभीर रोगों के लिए आज 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है आयुष्मान भारत कार्ड देकर कम से कम गरीबों के लिए साथ खड़े रहे। तो कम से कम एक तरीके का कहा जाए कि इनकी जो नीति, हमारी जो सोच थी कि निर्बल को सबल बनाना है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, मतलब निर्बल वो हैं जो राजनीति के शिकार हैं, और सबल वो हैं जो राजनीति के हिस्सेदार हैं। आज निचले पावदान के लोगों को राजनीति के हिस्सेदार बना रहे हैं मोदी जी। ये अच्छी बात आपने कही है कि पहले जो तबका था, पिछड़ा तबका था, हाशिए का तबका था, वो राजनीति का पार्ट हुआ करता था। आप कहें कि नरेंद्र मोदी अब उसको पार्टनर बना रहे हैं। निश्चित रूप पार्टनर के रूप में आप जैसे लोग हमारे राजभर भैया आ गए। जब सब इतना मीठा मीठा है, जब सब इतना बढ़िया बढ़िया है, तो मन क्यों कड़वा है? देखो, एक्शन होता कि किन परिस्थितियों में कोई आदमी निर्णय लेता है। हो सकता कि मेरा कोई मैसेंजर उस तरीके का मैसेज नहीं पहुंचा पाया हो कि डॉक्टर संजय के 18% बात करते मैं तो सीधे से नहीं, हम जब भी मिलते तो उन्होंने, मानिए अमित शाह जी के ऊपर आए, हमारे बंसल जी थे, माननीय योगी जी, और जो हमारे मित्र हुआ करते थे। मेरे दर्शक शायद नहीं समझ पाए होंगे, मैं डॉक्टर संजय निषाद से पूछना चाहता हूं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको 1 सीट मिल रही है, और आप शायद कह रहे हैं कि अगर सीट एक भी देनी है तो मनमाफिक सीट दे दो, और हमारी पार्टी का बैनर जो है उसके नाम पर दे दो, ना कि बीजेपी के झंडे और बैनर के तहत मेरा कोई कैंडिडेट है। निश्चित रूप से, चूंकि ये समुदाय पहले बसपा सपा कांग्रेस में था, जब इनको उदाहरण के स्वरूप मैंने बताया, वाम थे के हिसाब से मैंने इनको बताया कि भाई हाथी बिना झंडे, बिना टोपी, बिना नारे, बिना किसी एक नीति पर चले आपको सम्मान हिस्सा नहीं मिल सकता है। तो उसके वजह से ये उनसे छोड़ के आ गए कि हम, कांग्रेस ने कितना गायब किया, आरक्षण खा गई, सपा बसपा तुम्हें उलझाई रही। जब लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के आरक्षण है, नीतियाँ हैं, तो उसके अनुसार क्यों ये फाइल गायब कराते हैं। तो इस चीज़ को योगी जी, मोदी जी ने लिखा इस चीज़ को। तो मैं कहने का मतलब था कि पिछले बार 2000 लोकसभा 2019 था, उसमें 23 दिन रह गया था, हमें 1 सीट मिला था अपने सिंबल पर लड़ने के लिए, लेकिन 8 सीटें रह गई थी, लास्ट आवर में आया था। तो उसमें से हम वहाँ, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सिंबल पर लड़ते, वहाँ हार जाते हैं। तो हमारे उस समय सीटें बची नहीं थी, जो निषाद बाहुल थी, घोषणा हो गई थी। तो आपकी बातचीत हुई तो उसमें जो है 1 सीटें मिली, और प्रवीण जी को लड़ाया लोगों ने। लेकिन हम लोग 5 साल तक कहते रहे कि भाई अगला 2024 होगा, 22 में हमें मिली सीट,
हमें 6-10 सीटें मिली लोग विधानसभा में निषाद पार्टी भोजन बड़ी थाली से, और 5 सीटें हमने उनसे उनके सिंबल पर लिया, और 11 हारी हुई सीटें लिया और उनसे, और 4-5 उनसे सिंबल पर तो लिया। आपके विधायक भी तो बीजेपी के सिंबल पे लड़ते हैं। नहीं, 5 ही विधायक है ना, बाकी तो 5 ही हैं, 10 तो हमारे बाकी भोजन बड़ी 10 थाली से, और भी हारी हुई सीट को मैंने जीत में बदला। आप एक लोकसभा सीट से संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से हमें सिंबल चाहिए, हम तो मोदी जी और योगी का साथ चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जो वादा किया था योगी मोदी जी को कि हाँ 39 पार्टियों में भी आया था कि एनडीए के साथ हम रहेंगे और जीत दर्ज कराना है। मतलब अधिक 330 पार उस समय था, बाद में आया नहीं 400 पार ये सरकार। प्रवीण जी पहले से उनके उनके सिंबल पर सांसद थे, और घोषणा फिर हो गई। मतलब अब वो ऐसी सीट है जहाँ मुस्लिम अधिक हैं, यादव अधिक हैं, वहाँ हम लोग अपने सिंबल से वो जिता नहीं सकते। और तो अगर एक ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद एक ये ही कह होता रहे तो हैं कि फतेहपुर वगैरह कहीं हमारे और जो बाहुल सीटें थी हाँ। उस पे होना चाहिए था। हम लोग तब भी कहते ठीक है, अपने बेटे को अपने सिंबल से जिता कर ला रहे हैं, कहीं से लड़ाते, लेकिन अब सीट घोषणा हो गई, अब बदलने में भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बची हुई सीटें हैं उसमें निषाद पार्टी का एक कोई सिंबल पर दे दे, और हम लोग तो प्रत्याशी मिल के तय करते, जो भाजपा के पसंद हो, निषाद पार्टी पसंद हो। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो परिवारवाद है राजनीति में खतरनाक है। संजय निषाद निषादों की राजनीति करते हैं, लेकिन बेटा एमपी, बेटा विधायक, संजय जी खुद एमएलसी मंत्री, इसके बाहर निषाद परिवार, निषाद समाज का क्या? नहीं, शायद उन्हें पता नहीं होगा कि हमें 15 सीट जो मिली थी उसमें 5 सीटें मैं निषाद के लिए आया था, निषादों को लड़ाने के लिए। तो 5 तो बेटे हमारे हैं नहीं, तो एक ही बेटा लड़ा, तो 2 निषाद तो और लड़े ना, तो वो भी तो मेरे परिवार के ही है ना। तो ये कहना कि चूंकि जो इंजीनियर प्रवीण निषाद जो पहली बार, तो ये तय करती है पार्टी की कौन लड़ेगा। जीतने के लिए हम लोग हैं, न कि किसी को लड़ाकर नाम कमाने के लिए। 19 में हम आए तो यही तय था कि इंजीनियर प्रवीण निषाद को ज्वाइन कराना है, लड़ना हमें था। तो हमें जिता नहीं पा रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो 8 दिन था। तो जब लड़ाई प्रवीण निषाद को तो भाजपा ने लड़ाई ना, कि नहीं अब उनको लड़ा रहे हैं, तो क्योंकि पहले भी सांसद थे तो जीत में आए। तो हमारे ऊपर पूरा दोष नहीं कहा जा सकता कि प्रवीण निषाद के बेटे भले मेरे हैं, लेकिन भाजपा के भी बेटे हैं, भाजपा के परिवार हैं, और सब घर भर हमारे लोग। एक दूसरा भी काम है कि जब हम गोरखपुर में हम लोगों ने रेल आंदोलन किया था और उसमें गोली चली, 6 घंटे संघर्ष हुआ, जिस तरीके से अंग्रेज थे तांडव मचाया पिछली सपा सरकार ने, तो उसमें 302 एक फायरिंग में एक भाई मारा गया पुलिस की गोली से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लेकिन 302 का मुलजिम फर्जी कट्टा रख के उस समय सरकार थी सपा की, और मुलजिम बना दिया 37 लोगों का, हमें भी एक्यूज बना दिया। तो अब ये हुआ कि आंखों के सामने मेरा भाई मारा गया, पॉल्ट खींच के ले गए, अगर अस्पताल ले जाते तो बच जाता। तो अब मैंने घर में बात की कि भाई अगला संघर्ष तो कहते हैं ना कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो घर में तय हुआ कि भाई अब दूसरे बेटे को आगे नहीं करना है, अपने बेटों को कफन बांधो। मैंने तैयार किया कि आखिर अगर आंदोलन करना है तो कफन बांध के निकलने के लिए तैयार हो, तो उन्होंने कहा तैयार है। और उसके देखे होंगे ढेर सारे आंदोलनों में डंडे खाने के लिए हमारे घर भर, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी बहनें और मैडम और बच्चे, सब संघर्षों के। तो ये संघर्षों के प्रवीण निषाद जी हैं। आप जहाँ मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बड़े कड़क आदमी हैं, प्रशासक बहुत टफ हैं, और आप तो उनके साथ डील करते हैं, कैसे हैं आपके लिए? मैं आज के दिन में शासक अगर टफ नहीं रहेगा तो जो वादा किया जनता से पूरा कैसे होगा। अपराध कितना था, कितना दहशतगर्द थे, कितना भय का वातावरण था, अर्थव्यवस्था कितनी चौपट थी। आप कोरोना में देखे ही होंगे क्या स्थिति थी युवाओं का दूसरे प्रदेशों में। तो आज कम से कम योगी जी ने जो कड़े फैसले लिए, ये मतलब मोदी जी के जो नीति है, जो सोच है, उसे उनका जो भी वो करते हैं, तो आज उनके लोग कहते हैं 3:30-4 बजे जग जाते हैं, पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, फिर रात में 11 साढ़े 11 बजे तक काम करते आज के दिन में जो, तो आप तो नज़दीक से उनके साथ काम करते हैं। मैंने कई बार हमारे कॉलेज में फंक्शन में आए और उनसे सीखने का, तब भी वो थे सुबह टाइम से बैठना, लोगों की सेवा करना, फ़ोन करना, पब्लिक की डील करना, और जो भी अधिकारी होता था उनको उसी लहजे में बात करना कि आप काम कर रहे हो कि हम आ जाएं।
और हम लोगों की सौभाग्यशाली है कि हर हफ्ते कैबिनेट होती है, हर हफ्ते नीति बनती है, हर हफ्ते जनता और प्रदेश के विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा नीतियों में बदलाव करते हैं। जो अच्छा हो बदल दीजिए, ज़रूरत हुआ तो अधिकारी को मतलब उसको डांट भी सुनाते हैं कि ऐसे गलत क्यों हो रहा है, फिर बार बार क्यों आ रहा है, कैसा सिस्टम बने कि आसानी से ये हो ओम जाए। प्रकाश राजभर आ गए, बीजेपी में थे, चले गए समाजवादी पार्टी में जाकर बीजेपी के खिलाफ नारा लगाते रहे, फिर इधर आ गए, फिर मंत्री बन गए। ठीक है। बड़े भाई हैं, उनके भी समाज का समस्या है। जैसे वो संघर्ष कर रहे हैं, हम भी हैं, तो हम चाहते हैं उनका भी। देखिए, राजभर भी लड़ाई में, चाहे वो आलागाजी से लड़ने में रहा हो, चाहे जैसे भी, उनका भी क्रिमिनल कास्ट घोषित है। तो जब क्रिमिनल कास्ट से उजड़ी परिवार हैं 1857 की आज़ादी के बाद से, अब अपनी उन्हीं जाति जातियों के बीच में खड़ा होकर के शामियाना तान के कहते हैं कि जब थाने पर जाओ तो कोई फाइल नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, ये पट्टा डालो और खड़ा हो जाए, कोई कलेक्टर नहीं बोलेगा, कोई एसपी नहीं बोलेगा। तो हम ये सब ठीक है? योगी जी कहते हैं कि अब कानून व्यवस्था सब ठीक होना चाहिए। आपके राजभर जी कहते हैं क्या कानून व्यवस्था, पट्टा डालो, सब देखते हैं कानून व्यवस्था तुम्हारे हाथ में। अब उसका उनका निजी बयान हो सकता है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। तो फिर किसी पार्टी नहीं, जनरल मैन के जाओ तो उतना वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन के जाइए तो वो निश्चित रूप से सम्मान देते हैं और जल्दी से उसके काम भी सुन लेते हैं। तो वो तो हम भी अपने कहते हैं, भैया जय निषाद राज की टोपी लगाओगे, अपना झंडा टोपी लेके जाओगे तो उनको लगेगा कि नहीं मंत्री जी का आदमी है, और गलत करेंगे तो फोन आ जाएगा, फिर या तो लिख के मुख्यमंत्री के पास पहुंचा देंगे। इसलिए इनको एक साथ गलत न होने पाए। आपकी सरकार में इंसाफ होता है? अब ऐसा तो कहीं देखने में नहीं आया कि किसी अपराधी को छोड़ दिया गया, उसके जगह पर किसी रिक्शे वाले को बंद कर दिया गया। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा है कि हिटलर का शासन में 10 साल रहा, यह भी 10 साल हो गए, अब जानने की बारी आ गई। नहीं, देखिए, हिटलर और मोदी जी के, हिटलर किसके लिए काम करते थे? शासन के लिए। आज मोदी जी देश को उस सोने की चिड़िया, विश्व गुरु बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर लाने में, जन कल्याणकारी नीतियों को बनाकर धरातल पर पहुंचा। पिछली सरकार कहती थी हम 100 रुपये भेजते हैं तो 85 खा जाते हैं, 15 पहुंचता है। मोदी जी ने सिस्टम बनाया कि नहीं, 100 भेजो, सीधे किसान के खाते में जाए, नौजवान के खाते में जाए। महिलाओं के लिए उन्होंने सशक्तिकरण के लिए। देखिए, आज के दिन में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से भी खराब है। तो इसके मतलब मुसलमान अपना वोट देकर दशा खराब करता है। मकान हम दे रहे हैं, इलाज हमारी सरकार दे रही है। मोदी जी की तरह आपने भी सारी पॉइंट्स जो है ना याद कर रखे हैं कि मेरी सरकार ने क्या क्या किया है। 80 सीटों वाले लोकसभा राज्य से आते हैं, जहाँ लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश। अखिलेश और राहुल गांधी ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं, मायावती जाहिर है अलग लड़ेंगी। आपका पूरा गठबंधन एनडीए का है। कितनी सीटें हैं आपको इस बार? कहते इतिहास में देखिए, 2017 में सपा और कांग्रेस एक हुई थी और 100 सीटें कांग्रेस लड़ी थी और सपा 300 से आसपास लड़ी थी। और देखिए, कांग्रेस साफ हो गई, सपा हाफ हो गई। आज के 2022 में हम कांग्रेस से और बसपा से बेहतर हमारे 11 विधायक हैं आज के दिन में। इनके समय में जो नेता आता था उसको पिछली सीट पर बैठाते थे, बोलने नहीं देते। 2024 में कितनी सीटें? 2024 में 80 की 80 सीट। बस एक चीज़ है कि हम अपने समाज को हम संतुष्ट करने के लिए अपने सिंबल पर निषाद पार्टी को एक कहीं भी दे दें। पंकज संजय निषाद, आपकी बात मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने सुनी होगी कि आप चाहते हैं कि एक टिकट भी अगर आप मुझे देते हैं तो मेरी पार्टी के बैनर, पार्टी के नाम पर दें, क्योंकि मेरा कैंडिडेट बीजेपी के बैनर तले ना लड़े। मुझे लगता है कि ये इंसाफ भी बीजेपी आपके साथ कर देगी। आप उनके मजबूत पार्टनर रहे हैं और आप पर वैसे भी यकीन है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को। आप आए, आपने बात की, खुल करके बोले आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।